नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वर्णित एंकी पर। नेपाल, जो अपने पहाड़ों, मंदिरों और शांति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, आज आग और गुस्से से भर चुका है। सड़कों पर भीड़, संसद भवन जलते हुए, मंत्रियों के घर जलते हुए और नारे लगाते हुए युवा। ये तस्वीर किसी युद्धग्रस्त देश की लगती है, लेकिन ये है नेपाल। क्यों? क्योंकि नेपाल की युवा पीढ़ी, खासकर जेन जी, अब और चुप नहीं बैठना चाहती। नेपाल ने 2008 में लोकतंत्र अपनाया। उम्मीद थी कि अब देश बदलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। बेरोजगारी बढ़ती गई। हर साल हजारों युवा नौकरी के लिए विदेश भागे। सरकार बदलती रही, लेकिन भ्रष्टाचार जस का तस रहा। युवाओं के सामने एक और चीज आई, नेपो किड्स। नेताओं के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे थे, विदेशों में पढ़ रहे थे, ऐशो आराम से जी रहे थे, और आम युवा नौकरी के लिए भटक रहा था। यहां से एक बिटरनेस पैदा हुई। हम संघर्ष करें और नेपो किड्स ऐश करें। नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया। कहा गया ये कंपनियां सरकार में रजिस्टर नहीं हुई। लेकिन सरकार ने ये नहीं समझा कि आज का जेनजी सिर्फ चैट और एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता। एक स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई करता है, एक फ्रीलांसर नेपाल से बाहर क्लाइंट्स को सर्विस देता है, एक माइग्रेंट फैमिली अपने बच्चों से वीडियो कॉल पर जुड़ती है। और ये सब जब एक झटके में छीन लिया गया, तो युवाओं को लगा कि सरकार हमारी जिंदगी ही छीन रही है। काठमांडू की सड़कों पर युवाओं ने नारे लगाए, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं। यूथ अगेंस्ट करप्शन, अनबैन सोशल मीडिया। युवा वन पीस स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का झंडा लेकर निकले। सिंबल था आजादी और विद्रोह का। शुरुआत पीसफुल थी, लेकिन गुस्सा इतना गहरा था कि हिंसा भड़क उठी। संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट जला दिए गए। प्रधानमंत्री आवास पर आग लगा दी गई। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी घायल हो गए। पूर्व पीएम झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की मौत आग में झुलसकर हो गई। वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर को लोग दौड़ा कर नदी तक ले गए। नेपाल जो शांति का प्रतीक था, अब खून और आग का प्रतीक बन चुका था। पुलिस ने आंसू गैस और रबड़ की गोलियां चलाईं, लेकिन हालात बिगड़े तो सेना को उतारना पड़ा। सेना ने लाइव फायरिंग की, 20 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। काठमांडू एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ा। ये तस्वीर दुनिया को शॉक कर देने वाली थी। नेपाल जैसे शांत देश में इतना खून खराबा। इस हिंसा और मौतों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया पे लगा बैन वापस लिया गया। अब युवाओं की मांगे साफ हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो, मारे गए युवाओं को न्याय मिले और सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह बने। आज की पीढ़ी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं है। एक लड़का ग्राफिक डिजाइन से इंस्टाग्राम पर क्लाइंट्स पकड़ता है, एक लड़की यूट्यूब से स्किल सीखकर अपना करियर बना रही है। विदेश में काम कर रहा भाई घर वालों से व्हाट्सएप कॉल पर जुड़ता है। जब सरकार ने ये सब बंद किया, तो युवा टूट गया। उसे लगा कि सरकार हमें समझती ही नहीं। यही सबसे बड़ी नाकामी थी। सरकार अपने ही यूथ का भरोसा नहीं जीत पाई। सोशल मीडिया बैन तो कई देशों में हुए हैं, भारत में, पाकिस्तान में, चाइना में भी। फिर क्यों नेपाल में ये इशू इतना बड़ा ब्लास्ट बन गया? आइए आसान भाषा में समझते हैं। 2021 में भारत ने आईटी रूल्स निकाले।
सोशल मीडिया को जिम्मेदार बनाने के लिए। ट्विटर और सरकार में क्लैश हुआ, व्हाट्सएप कोर्ट गई, लेकिन बैन नहीं हुआ, एप्स चलती रहीं, इसलिए प्रोटेस्ट नहीं हुआ। इंडिया ने रेगुलेट किया, बैन नहीं, इसलिए यूथ को लगा एक्सेस सेफ है। पाकिस्तान का मामला, पाकिस्तान ने बार बार ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब पर अस्थायी बैन लगाया। कारण ब्लास्फेमी, पॉलिटिकल स्पीचेस, मोरालिटी इश्यूज। प्रोटेस्ट हुए, लेकिन मोस्टली पॉलिटिकल ग्रुप्स के, यूथ का मास मूवमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि बैन्स टेम्परेरी थे और एप्स वापस आ जाते थे। पाकिस्तान में बैन को लोग जानते थे ये टेम्परेरी नहीं है। चाइना का मामला, 2009 से ही फेसबुक, यूट्यूब, गूगल बैन, लेकिन चाइना ने वी चैट, वाइबू, बाइडू जैसे एप्स, लोकल एप्स दिए। वो यूथ वहीं शिफ्ट हो गया। अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग था, इसलिए प्रोटेस्ट नहीं हुआ। चाइना ने बैन किया, लेकिन ऑप्शन भी दिया और यूथ उसी पर जीने लगा। नेपाल का मामला, क्यों फूट पड़ा नेपाल? यंग डेमोक्रेसी में ब्रोकन ट्रस्ट, सोशल मीडिया इक्वल टू लाइफलाइन, नो अल्टरनेटिव, नेपो किड्स फैक्टर, गवर्नमेंट्स एरोगेंस। नेपाल जो पीस के लिए जाना जाता था, वहां खून बहा। ये साबित करता है डिजिटल ऐप सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये आज की पीढ़ी की लाइफलाइन है। नेपाली यूथ ने यह साबित कर दिया कि सोशल मीडिया अब लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है। सरकार रेगुलेशन करे, अकाउंटेबिलिटी लाए, लेकिन बिना अल्टरनेटिव या पब्लिक ट्रस्ट के अचानक बैन एक पूरी जनरेशन को सड़कों पर ला सकता है। एशिया इंटरनेट कोएलिशन AIC की बात सही थी। ऐसा कदम उठाओ जिससे लोग साथ आए, ना कि देश का फ्यूचर ही बिखर जाए। नेपाल की कहानी दुनिया को वार्निंग है। टेक्नोलॉजी की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो और यूथ की आवाज को इग्नोर मत करो। कोई शक नहीं कि बड़ी कंपनियों पर नियम और रेगुलेशंस होने चाहिए। फेक न्यूज और डाटा मिसयूज भी खतरे हैं, लेकिन नियम जनता को समझाकर बनाए जाते हैं। विकल्प, अल्टरनेटिव एप्स तभी काम करेंगे जब लोग उन्हें स्वीकार करेंगे। इंटरनेट कोएलिशन ने साफ कहा था, अगर सरकार ने कठोर कदम उठाया तो यूथ भड़क जाएगा, और वही हुआ। नेपाल का ये आंदोलन हमें सिखाता है, लोकतंत्र सिर्फ संविधान से नहीं, भरोसे से चलता है। जब सरकार अपने युवाओं का भरोसा खो देती है, तो सबसे शांत देश भी हिंसा की आग में जल उठता है। जेनजी ने साफ कह दिया है, सोशल मीडिया अब लग्जरी नहीं, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और सरकार अगर इसे बिना समझे कदम उठाएगी तो नतीजा सिर्फ तबाही होगा।